हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपना नया स्टैंडर्ड दैट इज AS5, जिसका नाम है जी नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। जितना बड़ा नाम उतना ही छोटा स्टैंडर्ड, AS5। आइए जी स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमें बेसिकली तीन चीजें देखनी है कि सर प्रॉफिट और लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम प्रॉफिट और लॉस को या आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस को प्रेजेंट करते हैं इन आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रायर पीरियड आइटम्स को किस तरीके से उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, ये हम थोड़ा स्टैंडर्ड स्पेसिफिक होकर देखेंगे। आइए जी, तो हेडिंग डालिए। हाँ जी, लिखो भाई, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड changes in accounting policies. Net profit or loss for the period prior period items and changes in accounting policies, AS5। लिखो जी, फर्स्ट पॉइंट छोटा सा स्टैंडर्ड है, लिखो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड is prescribing the criteria for certain items in the profit and loss account, so that comparability of the financial statement can be enhanced. This standard deals with the following. हाँ जी, वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। AS5 का ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो भी आइटम्स होती है, जैसे आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस, उनका क्या क्राइटेरिया है, उनको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करके चलना पड़ता है, सो दैट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा कंपेरेबल बना सको। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपेरेबिलिटी इंश्योर कर सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा कंपेरेबल बना सको। ये स्टैंडर्ड में हमें तीन चीजें स्टडी करनी है। फर्स्ट इज योर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कि सर ड्यूरिंग द पीरियड करंट पीरियड की अगर मैं बात करूं तो उसका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाएगा, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम्स कि सर प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होती हैं, और थर्ड इज योर changes in accounting policies।
कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज क्या होता है, उसकी डिस्क्लोजर, उसके बारे में हमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करके चलनी पड़ती है। तो तीन तीन बातें स्टैंडर्ड में, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखो तीनों आइटम का एक एक करके चलेंगे, तीनों आइटम का ट्रीटमेंट सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि सर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड क्या होता है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड consists of two components, consists of two components. First is your profit or loss from ordinary activities, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, और सेकंड इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वो कहने का मतलब है, वो कह रहे हैं कि सर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें एक कंपोनेंट आता है सर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, और दूसरी आइटम आती है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, दोनों में क्या फर्क है वो हम देखते हैं। These components should be disclosed on the face of statement of profit and loss। कहने का मतलब है, वो कह रहा है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हो, दोनों को आपको पीएनएल अकाउंट के फेस पर अलग से प्रेजेंट करना पड़ता है, सेपरेटली दोनों का डिस्क्लोजर रहता है कि सर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, दोनों का सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अब बात यह आती है कि सर ऑर्डिनरी हमें कैसे पता लगेगा कि ऑर्डिनरी आइटम है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, वो हम देखेंगे। और सर ऑर्डिनरी में भी कई सारी आइटम होगी, क्या उनमें से कैसे हमें पता लगेगा कि किन किन चीजों को डिस्क्लोज करना है, किन का सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। देखो ये स्टैंडर्ड है कोर थ्योरेटिकल, इसमें कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, कोर थ्योरी स्टैंडर्ड है। लेकिन आपके जो ऑडिट का पेपर रहेगा, ऑडिट के पेपर में ये स्टैंडर्ड आपका काफी रेलेवेंट होता है, क्योंकि कई बार ऑडिट में मैंने देखा है कि सर AS5 हो गया, AS4 हो गया, जो थोड़े थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड होते हैं उनसे ऑडिट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन AS4 में तो AS4 से रिलेटेड तो आपका एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी है, ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जो स्टैंडर्ड है ऐसे 560 वो AS4 से मिलता जुलता है। ऐसे एक रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे 550, वो ऐसे 550 AS18 से मिलता जुलता है। तो सर जो थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड होता है ना, कोर थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, वो आपके ऑडिट के पेपर के लिए भी काफी रेलेवेंट हो जाते हैं। और ये AS5 ऑडिट के पेपर के लिए रेलेवेंट है। सर ऑडिट में एक दो क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जरूर मिलते हैं, तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिट के पेपर के लिए आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेपरेट रजिस्टर बना लो, सो दैट ऑडिट पढ़ते समय अगर आपको मौका लगे तो सर आप उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी देख पाओ, एक बार ओवरव्यू ले जाओ, सो दैट कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक। अब देखो कि सर दो एक्टिविटीज हमारे सामने आती हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, दोनों को सर आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ordinary activities, these are the activities which are undertaken by an enterprise as a part of its business
एंड इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस, एंड इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस। हाँ जी, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है सर? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कि सर एंटरप्राइज के बिजनेस का पार्ट है, एंटरप्राइज के मेन बिजनेस का पार्ट है, या मेन बिजनेस से कनेक्टेड एक्टिविटीज। भाई या तो एक्टिविटीज मेन बिजनेस का पार्ट है, या मेन बिजनेस से कनेक्टेड एक्टिविटीज, इंसिडेंटल एक्टिविटीज, वो क्या कहलाती है? आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कराती है। जैसे मैं सेल करता हूं तो सेल करने के लिए जो मैंने परचेजेस करी हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। परचेज से रिलेटेड मैंने कोई खर्चा करा है, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, स्टाफ को सैलरी देना, रेंट पे करना, ये सारी सर इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस है। ये सारी हमारी क्या कहलाती है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक जी, अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, और ये एग्जाम्पल की लिस्ट, ये लिस्ट आपको लर्न कर दी है, क्योंकि इस लिस्ट में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। द रिटन डाउन वैल्यू, सॉरी, द रिटन डाउन of inventories to NRV or reversal of such written down। देखो क्या हो रहा है, अब मैं आपको जो एक्टिविटीज लिखवा रहा हूं ना, जो मैं आपको आइटम्स लिखवा रहा हूं, ये आइटम्स थोड़ी कंफ्यूजिंग आइटम्स हैं। इन आइटम्स को देख के आपको सर समझ में नहीं आएगा एक बारी में कि ये ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसलिए मैं आपको लिस्ट लिखवा रहा हूं कि जो कंफ्यूज करने वाली आइटम्स है वो यही सब है। ठीक है, अब आपको समझना है कि सर ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं। मैंने क्या बोला कि आपने अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट से रिड्यूस करके एनआरवी पे लिया है, आप अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट से रिड्यूस करके एनआरवी पे लिया है, या फिर इसका रिवर्सल कर दिया। सर कॉस्ट से रिड्यूस करके एनआरवी पे लिया है इन्वेंट्री को, क्या इन्वेंट्री आपके बिजनेस का पार्ट है? क्या इन्वेंट्री आपके बिजनेस का पार्ट है? ऑब्वियसली सर, स्टॉक हमारे बिजनेस का पार्ट है। क्या उसकी रिडक्शन करना, उसकी वैल्यू में रिडक्शन करना आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है? यस सर, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। भाई अगर आपके स्टॉक की वैल्यू गिर रही है तो यू हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट डिक्लाइन, तो वो आपकी क्या कहलाती है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। कई बार देखने से क्या लगेगा कि सर ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। नहीं सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, ये आपकी ऑर्डिनरी आइटम है। तो ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है सर? जो आपके मेन बिजनेस का पार्ट है या इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस है। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट या रिवर्सल ऑफ प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। सर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? कि हम अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नाम का। तो सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, या आपकी कंपनी की कंडीशन खराब है, तो आप अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे एग्रीमेंट्स को रिवाइज करना शुरू करते हो। जैसे आपने बैंक से एक एग्रीमेंट किया, बैंक से बातचीत करी और बैंक को बोला कि हमारा कुछ लोन वेव ऑफ कर दो, या आपने क्रेडिटर से बातचीत करी कि हमारी कुछ लायबिलिटी को वेव ऑफ कर दो, अपने डिवेंचर होल्डर से बात करी कि हम आप हमारे डिवेंचर होल्डर्स को कुछ वेव ऑफ कर दो। ये सब क्या होती है सर? रीस्ट्रक्चरिंग है। तो वो कह रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग में अगर कोई खर्चा आ रहा है आपका, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए अगर आपका कोई खर्चा आ रहा है, या आपने कोई खर्चे का प्रोविजन बना रखा है, उसका रिवर्सल कर रहे हो आप, वो भी आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही कहलाती है। वो भी आपकी क्या कहलाती है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही कहलाती है। थर्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई फिक्स एसेट्स को बेचा जाता है, तो फिक्स एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाती है। अगर वो नॉर्मल बिजनेस में, अगर वो नॉर्मल बिजनेस में आपने अपने एसेट को बेच दिया, जैसे कि मेरी मशीनरी किसी काम की नहीं थी, मेरी मशीनरी का यूज खत्म हो गया था, अब वो मशीनरी नहीं चलती, मैंने उसको बेच डाला, या मुझे कोई नई मशीनरी खरीदनी थी, पुरानी मशीनरी को मैंने रिप्लेस कर दिया, ये सब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। इसको क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। लेकिन अगर मान लो आपने अपनी एसेट को बेचा है सिर्फ पैसे के लिए, कि भाई पैसे की कमी है इसलिए मैंने एसेट को बेच दिया, तो वो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है।
क्यों? क्योंकि सर एसेट को बेचना कोई जरूरी नहीं था, आपने सिर्फ लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए या लिक्विडिटी पोजीशन को ठीक करने के लिए अपने एसेट को बेचा है, वो आपकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाएगी। अभी आऊंगा इस पॉइंट पे दोबारा। तो अभी ये समझ लो कि सर अगर नॉर्मल बिजनेस में अपने फिक्स एसेट्स को बेच रहा हूं, या अगला पॉइंट लिखूंगा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को बेच रहा हूं, तो वो सब क्या कहलाती है? मेरी एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाती है। तो अगला पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि सर आपने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, आपने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस अगर ऑर्डिनरी नेचर का है तो। लिटिगेशन, सेटलमेंट्स, कि सर कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, तो सर आउट ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, आउट ऑफ द कोर्ट अरेंजमेंट्स हो गए, सेटलमेंट्स होगी, वो सब भी आपकी क्या है सर? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, आप अपने प्रोविजंस वगैरह को राइट बैक करते हो, प्रोविजन को रिवर्स करते हो, वो सब भी आपकी क्या है? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। लेजिस्लेटिव चेंजेस having long term retrospective application, मतलब कोई लॉ वगैरह में चेंज आ गया, कोई कानून वगैरह में चेंज आ गया और लॉ के चेंज की वजह से आपको रेट्रोस्पेक्टिव कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ गई, आपको अपने बिजनेस में कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करनी पड़ गई। जैसे कि सर वेज रेट में चेंज आ गया, वेज रेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेज रेट में चेंज करा और वेज रेट में लिखा कि भाई पिछले 2 साल से आपको वेजेस बढ़ा के पे करनी है, तो सर जो 2 साल से आपको बढ़ा के पे करनी है आप उसको ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलोगे, वो एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, एक ऑर्डिनरी आइटम है। ऐसा क्वेश्चन भी हम देखेंगे अभी आगे जाकर। तो ये जितनी भी आइटम मैंने लिखी हैं ये सब हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, दिखने में लगेंगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये सब हमारी क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि सर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? लिखो, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड फॉर आइटम्स with its nature and amount if necessary, otherwise no separate disclosure is required। वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि सर आपको अपने पीएनएल अकाउंट में, चाहे पीएनएल अकाउंट बोल लो या पीएनएल अकाउंट के नोट्स बोल लो, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो सर कंपनी का तो पीएनएल अकाउंट क्या होता है सर? स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन वो कहता है कि सर नोट्स टू अकाउंट्स में आपको अगर कोई ऐसी आइटम है, मटेरियल आइटम है जिसका नेचर और अमाउंट काफी ज्यादा है, काफी मटेरियल नेचर है, काफी मटेरियल अमाउंट है, जिसका इंपैक्ट करंट ईयर प्रॉफिट पे आपको अलग से दिखाना चाहिए सो दैट यूजर कंफ्यूज ना हो जाए, तो वो आइटम को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। जैसे कि सर आपका जो लॉस आया ना, आपके बिजनेस में लॉस आ रहा है, हैवी लॉस आ रहा है, लेकिन वो हैवी लॉस किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू लॉस इन द सेल ऑफ एसेट, ड्यू टू लॉस इन द सेल ऑफ एसेट। तो वो कहता है कि लॉस इन द सेल ऑफ एसेट मटेरियल आइटम है, उसका नेचर अलग है, उसका अमाउंट अलग है और उसका इंपैक्ट करंट ईयर के लॉस पे काफी ज्यादा है, तो आपको वो आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल आइटम है, उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं है, इतनी मटेरियल नहीं है, तो वह उसके लिए आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है।
तो हमने क्या देखा कि सर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो हमारे मेन बिजनेस रिलेटेड है या इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस है, अगर वो आइटम का नेचर और अमाउंट इतना मटेरियल है कि करंट ईयर प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है, तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नोट्स टू अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड। और अगर वो इमैटेरियल है, ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं है, तो सर उसके लिए आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। सेपरेट डिस्क्लोजर का मतलब है कि अलग से बताना है, अलग से शो करना है, अदरवाइज आप ग्रुप करके किसी के साथ भी शो करके चल सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की। नेक्स्ट लिखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, लिखो दीज आर द आइटम्स that arise from transactions that are clearly distinct from ordinary activities, that are clearly distinct from ordinary activities. They are not expected to recur frequently or regularly. कह रहा है सर जो आइटम आपकी ऑर्डिनरी नहीं है, जो आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या फिर इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो सब आपकी क्या कहलाएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्टिविटीज सर फ्रीक्वेंटली नहीं होती, रेगुलरली नहीं होती, कभी कभार भूले भटके हो जाती है। जैसे कि काफी सारे एग्जांपल आएंगे इसके, जैसे कि लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, कि सर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इसकी वजह से नुकसान हुआ। अब क्या अर्थक्वेक हर बार आएगा, सर नेचुरल चीज है, कभी भी आ सकता है, फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं ये चीजें। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट समझते हो वर्ड, अटैचमेंट का वर्ड क्या होता है, अटैचमेंट का वर्ड होता है, अटैचमेंट का मतलब होता है रोक लगा देना। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया और बैंक को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करा दी, आपने बैंक से लोन लिया और बैंक पे आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करा दिया, और आप लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हो। डिफॉल्ट मतलब आप उसकी पेमेंट करते नहीं हो, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। अटैच करने का मतलब क्या है, वो आपको निकालेगा नहीं बाहर, वो आपको बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन आपके राइट टू सेल को सीज कर दिया कि आप बिना बैंक की परमिशन के इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसको बेच सकते, ना इसकी तोड़ के इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते, ना कोई इसके अंदर रेनोवेशन कर सकते। दैट इज नोन एज अटैचमेंट, दैट इज नोन एज अटैचमेंट। जनरली क्या होता है कि सर टैक्स डिपार्टमेंट, थोड़ा आपको नॉलेज के लिए बताता हूं पॉइंट, जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं सर, टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एक प्रैक्टिकल सी चीज देखते हैं, शायद आपने थोड़ा बहुत देखा भी हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो सर जीएसटी डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे असेसी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगता है, असेसी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगता है। इवन जब आईटीआर फाइल करते हो तो सर आईटीआर में भी आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है। वो डिटेल्स क्यों मांगता है, कारण क्या होता है सर, जीएसटी डिपार्टमेंट बैंक की डिटेल्स क्यों मांग रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक डिटेल्स क्यों मांग रहा है, वो इसलिए मांग रहा है कि कल को अगर आपने टैक्स की इवेजन करी है, टैक्स की चोरी करी है, चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट को सीज कर देता है, अटैच कर देता है। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि सर गवर्नमेंट ने आपके बैंक अकाउंट पे रोक लगा दी है, अब आप उस बैंक को यूज नहीं कर सकते। मतलब जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट लेके चली जाएगी, लेके भाग जाएगी, गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट को सीज कर देगी, अटैच कर देगी, रोक देगी। इसका मतलब आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के उस बैंक को यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की परमिशन यहां पर क्या मतलब है कि सर जो जितने टैक्स की आपने चोरी करी है, जब तक आप वो टैक्स विद इंटरेस्ट पेनल्टी जमा नहीं करा देते, आपको आपका बैंक अकाउंट यूज करने नहीं दिया जाता।
या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस बैंक अकाउंट में से जितनी रिकवरी कर सकती है वो कर लेगी। ठीक है, दैट इज नोन एज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ, क्या ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बार बार होती है, फ्रीक्वेंटली होगी? नहीं सर, ये तो बहुत कभी कभी होगी जब हमने चोरी करी होगी। तो दैट इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। गवर्नमेंट ग्रांट for giving immediate financial support with no further cost। किसे गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड दिखा था एक AS12। तो गवर्नमेंट ग्रांट जितनी भी हमें मिलती है वो सब बार बार नहीं मिलती है, वो कभी कभार मिलती है। जब हम अप्लाई करेंगे, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई ग्रांट देनी चाहिए, असिस्टेंट देना चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए, तो वो सब हमारी क्या कहलाती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाती है। ऐसी सर गवर्नमेंट ग्रांट कई बार सरकार वापसी भी मांग लेती है, तो वो भी क्या हो जाती है? हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल। गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कॉम्पेंसेशन ऑफ एक्सपेंस। सर ये गवर्नमेंट ग्रांट के पॉइंट बता रखे हैं कि कई बार क्या होता है कि सर कई बार तो गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्टली मिल जाती है, पैसा मिल जाता है आपको। कई बार क्या होता है कि आपने पहले खर्चे कर दिए और खर्चों की रीइंबर्समेंट मिल रही है गवर्नमेंट से, एज कॉम्पेंसेशन ऑफ एक्सपेंस और लॉसेज इनकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। कि सर लास्ट ईयर आपने कोई खर्चे करे थे या कोई आपको नुकसान हुआ था जिसके लिए गवर्नमेंट आपको कॉम्पेंसेट कर रही है, गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है, रीइंबर्स कर रही है, वो सभी हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है। तो कहने का मतलब जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं वो सारी की सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड क्या कहता है? इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड क्या कहता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके लिए स्टैंडर्ड का कहना है सर सेपरेट डिस्क्लोजर, कि हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को आपको सेपरेट डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा, सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट कैन बी परसीव्ड। ऑर्डिनरी आइटम में हर आइटम का सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं है। वो कह रहा है सर ऑर्डिनरी आइटम में तो वो आइटम का सेपरेट डिस्क्लोजर है जिसका नेचर और अमाउंट मटेरियल है और जिसका इंपैक्ट करंट ईयर प्रॉफिट पे आपका रेलेवेंट है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में वो कह रहा है सारी आइटम्स का आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट्स और लॉस कैन बी परसीव्ड। सेपरेट भाई जैसे कि आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपके प्रॉफिट में जो मेजर पोर्शन है वो तो गवर्नमेंट ग्रांट है। क्या गवर्नमेंट ग्रांट में आपके एफर्ट्स हैं? क्या गवर्नमेंट ग्रांट में आपके एफर्ट्स हैं? वो प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपके एफर्ट की वजह से हो रहा है? आंसर इज नो। तो आपको उस गवर्नमेंट ग्रांट को अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बनाकर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो सेपरेट डिस्क्लोजर separate disclosure of nature and amount of such items is required so that its impact on current period profit or loss can be perceived। कि सर उसका इंपैक्ट करंट पीरियड प्रॉफिट और लॉस पे आपको पता लग पाए। ठीक, ठीक,
तो ये हमारी पहली आइटम खत्म होगी, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अगली आइटम पे आते हैं हम, दैट इज योर प्रायर पीरियड आइटम्स। तो हमने नेट प्रॉफिट और लॉस में क्या देखा सर, दो पार्ट्स हैं इसमें, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट आइटम लिखो, पॉइंट नंबर 3, दैट इज योर प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स। Prior period items are income or expense which arise in current period, which arise in current period as a result of error or omission in the preparation of financial statement of one or more अकाउंटिंग पीरियड्स। हाँ जी, प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होती हैं? वो कह रहा है सर प्रायर पीरियड आइटम कैन बी इनकम और एक्सपेंस, इनकम भी हो सकती है एक्सपेंसिव भी हो सकती है, विच अराइज इन द करंट पीरियड, जो कि हमारे सामने करंट पीरियड में हमारे सामने आ गई है इनकम और एक्सपेंस, लेकिन वो किस वजह से आ गई है? बिकॉज ऑफ एरर और ओमिशन while preparing the financial statement of one or more previous accounting period। मतलब सर पिछले अकाउंटिंग पीरियड्स में हमसे कोई एरर हो गई थी, हमसे कोई ओमिशन हो गई थी, जिस वजह से अगर हमारे पास कोई करंट पीरियड में इनकम और एक्सपेंस आ रहा है, दैट इज नोन एज प्रायर पीरियड आइटम। कहने का मतलब क्या है सर, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि सर प्रायर पीरियड आइटम मतलब वो करंट ईयर का खर्चा और इनकम नहीं है, वो करंट ईयर का खर्चा और इनकम नहीं है, वो करंट ईयर के खर्चे और इनकम में इस वजह से आ गया बिकॉज लास्ट ईयर हमसे कोई गलती हो गई थी या लास्ट ईयर हमसे कोई आइटम ओमिट हो गई थी, इस वजह से वो करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंस में आ गया। तो प्रायर पीरियड आइटम्स आर दोज आइटम्स व्हिच अराइज इन द करंट पीरियड, या कह सकते हो दोज आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस व्हिच अराइज इन द करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स। ठीक है जी सर, पिछले पीरियड की गलती या पिछले पीरियड की ओमिशन की वजह से मेरे पास अगर करंट पीरियड में कोई इनकम और एक्सपेंस आ जाता है, दैट इज नोन एज प्रायर पीरियड आइटम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट विल बी इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखो, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम शुड बी separately disclosed, should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that their impact on current period profit oblique loss can be perceived। वो ये कहता है कि सर प्रायर पीरियड आइटम को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको हर एक प्रायर पीरियड आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा सो दैट उसका इंपैक्ट आप करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस पे आइडेंटिफाई कर पाओ। भाई अगर आपने प्रायर पीरियड आइटम को किसी भी आइटम के साथ ग्रुप कर दिया तो सर आपको यही नहीं पता लगेगा कि प्रॉफिट और लॉस
करंट पीरियड के प्रॉफिट और लॉस में प्रायर पीरियड का कितना इंपैक्ट है, तो यू नीड टू डिस्क्लोज प्रायर पीरियड आइटम सेपरेटली। ठीक, अब कुछ एक एग्जांपल देखते हैं इसका, प्रायर पीरियड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रायर पीरियड का। एग्जांपल देखो इसका, मिस्टर एक्स is an employee of ABC Limited, went on leave with pay, लीव विद पे समझते हो सर, छुट्टी ले ली है। लीव विद पे का मतलब क्या होता है, छुट्टी तो ले ली है लेकिन उसकी सैलरी उसे मिलेगी, भाई जिस पीरियड में छुट्टी ली गई है उसकी भी सैलरी कंपनी उसे प्रोवाइड करेगी। तो मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड वेंट ऑन लीव विद पे फॉर 9 months ऑन 1/1/19 अप टू 30th September 2019। ठीक है सर, 9 महीने के लिए नौ महीने की छुट्टी पे गया वो 1 जनवरी से लेकर 30th सितंबर तक, लेकिन विद पे, यानी कि जब वो वापसी आएगा तो उसको इस 9 महीने की सैलरी भी प्रोवाइड करेगी कंपनी। हिज मंथली पे वॉज ₹15,000 while preparing the financial statements for 2018-19 या 31 मार्च 19 को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे थे, द एक्सपेंस ऑफ सैलरी of Mr. X for 3 months, that is 1/1/19 से लेकर 31st March 19 तक was not provided due to ओमिशन। ओमिट कर दिया सर, प्रोवाइड नहीं करा, ओमिशन हो गई। व्हेन मिस्टर एक्स ज्वाइंड ऑन 1/10/19 the whole salary for 9 months, पूरे 9 महीने की सैलरी 9 months की, दैट इज 1/1/19 से लेकर 30th September 19 तक was paid to him। देखो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने, दिस इज योर क्वेश्चन, पढ़ो जी एक बार। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, दोबारा पढ़ो। वो कह रहा है एक्स एक एम्प्लॉई है एबीसी लिमिटेड का, वो छुट्टी पे चला गया विद पे, लीव विद पे। कब छुट्टी पे गया वो, 1/1/19 को, और कब तक गया सर, 30th September 2019 तक की छुट्टी पे चला गया। ठीक है, 15,000 रुपए पर महीने की उसकी सैलरी है। कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 19 या 18-19 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी, तो कंपनी ने 1/1/19 से लेकर 31st March 19 यानी कि 3 महीने की सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स को प्रोवाइड नहीं किया, भूल गई प्रोवाइड करना, ओमिशन हो गई। और जब
मिस्टर एक्स वापसी आया 1 अक्टूबर को, तो कंपनी ने पूरे 9 महीने की सैलरी 1119 से लेकर 30 सितंबर की सैलरी उसे पे ऑफ कर दी। अब मुझे बताओ जब 11019 को कंपनी एंट्री डालेगी, जब 11019 को कंपनी सैलरी की एंट्री डालेगी, तो क्या पूरा 9 महीने का खर्चा सैलरी एक्सपेंस में बुक किया जाएगा या कुछ खर्चा प्रायर पीरियड भी है? यह क्वेश्चन आपका कि सर क्या पूरा 9 महीने का खर्चा सैलरी में बुक किया जाएगा या कुछ खर्चा प्रायर पीरियड भी है? सर 3 महीने का खर्चा तो प्रायर पीरियड है। क्यों प्रायर पीरियड है? क्योंकि सर वो था लास्ट ईयर का, वो था खर्चा लास्ट ईयर का, लेकिन हम इस साल बुक कर रहे हैं। सर लास्ट ईयर का खर्चा इस साल आ गया और वो लास्ट ईयर की ओमिशन की वजह से आ रहा है, गलती हो गई थी या ओमिशन हो गई थी इस वजह से आ रहा है, तो वो खर्चा क्या कहलाएगा? मेरा प्रायर पीरियड एक्सपेंस। तो जब मैं एंट्री डालूंगा यहां पर, तो एंट्री क्या डालूंगा? मैं एंट्री डालूंगा सर सैलरी अकाउंट डेबिट। मैं सैलरी अकाउंट कितने महीने का? सब 15,000 इंटू 6 महीने का डेबिट करूंगा। ये 6 महीने कब से कब तक? 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 सितंबर 19 तक के ये डेबिट किया मैंने 90,000। और 3 महीने का खर्चा मैं अलग से दिखाऊंगा एज प्रायर पीरियड एक्सपेंस। प्रायर पीरियड एक्सपेंस ये मेरे को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा 45,000। ये कब से कब तक का? ये 1119 से लेकर 31 मार्च 19 तक का। मतलब प्रायर पीरियड क्या होता है सर? प्रायर पीरियड होता है ड्यू टू एरर और ओमिशन ओनली टू बैंक, टू बैंक 135। ठीक है जी, तो ये प्रायर पीरियड एक्सपेंस आ गया बिकॉज ओमिशन की वजह से था। इसमें आगे लिखो what if Mr. X was terminated by company on 1119 and court order to rejoin X on 11019 with full salary। फुल सैलरी ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है सर, ये थोड़ा डिफरेंट केस आ गया। क्या केस आ गया कि सर कंपनी ने, अब एक्स खुद छोड़ के नहीं गया, एक्स खुद छोड़ के नहीं गया, कंपनी ने एक्स को निकाल दिया। कंपनी ने 1 जनवरी को एक्स को नौकरी से निकाल दिया। भाई हो सकता है कंपनी को एक्स ठीक नहीं लगाओ, या कंपनी को लगता है सर एक्स ने कोई गड़बड़ी कर दी, कंपनी ने एक्स को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन एक्स ने कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया, एक्स ने कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट का ऑर्डर आया और एक्स जीत गया। एक्स जीत गया तो कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर दिया कि आप 1 अक्टूबर को एक्स को दोबारा रखो और पूरे 9 महीने की सैलरी दो, पूरे 9 महीने की सैलरी दो। अब मुझे बताओ कि सर जो 3 महीने की, लास्ट ईयर की 3 महीने की सैलरी है, क्या अब वो प्रायर पीरियड एक्सपेंस है? क्या अब वो प्रायर पीरियड एक्सपेंस है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर अब कोई गलती नहीं है, अब कोई ओमिशन नहीं है, वो तो सर एक्स ने कंपनी ने जानकर निकाला था, इसलिए कंपनी ने सैलरी प्रोवाइड नहीं करी। ऑब्वियसली सर, कंपनी ने अगर एक्स को 1 जनवरी को निकाल दिया, अब एक्स जो मर्जी केस करता रहे, कंपनी थोड़ी ना सैलरी प्रोवाइड कर देगी, कंपनी सैलरी का खर्चा प्रोवाइड नहीं करेगी। तो एरर और ओमिशन होने की वजह से ही प्रायर पीरियड एक्सपेंस बनता है। तो लिखोगे इन दिस केस सिंस देयर इज नो एरर और ओमिशन, no error or omission for the period 1119 to 31st March 19, prior period expense is not required। पूरा का पूरा कंपनी क्या करेगी? सैलरी का खर्चा बुक करेगी, तो एंट्री डालेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पूरा 135 क्या हो जाएगा सर? कंपनी के नॉर्मल सैलरी का खर्चा है, सैलरी टू बैंक। ठीक आया समझ में? यस, प्रायर पीरियड एक्सपेंस समझ में आया? ठीक जी,
तो ये दूसरा एस्पेक्ट क्लियर हुआ हमारे एएस का, दैट इज योर प्रायर पीरियड आइटम्स। थर्ड एरिया लिखो, थर्ड आइटम लिखो इसमें, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर एएस का नाम क्या था? एएस 5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर याद करना मुश्किल नहीं है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि सर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, दूसरी आइटम प्रायर पीरियड आइटम्स, और तीसरी आइटम इज योर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये 3 आइटम मिलकर एक स्टैंडर्ड बना है एएस 5। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखो। एन अकाउंटिंग policy can be changed under the following circumstance। अच्छा मुझे बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है सर? AS1 में पढ़ा था। AS1 में अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब देखा था सर। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसी मींस सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। कि सर किसी भी आइटम के लिए हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बनाया है, प्लस हम उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए अपना कौन सा मेथड लगा रहे हैं, वो पूरा सेट क्या कहलाता है? एक अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। अब बात यह आती है कि सर क्या एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकती है? यस, एंटिटी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज अंडर दीज 3 सर्कमस्टांस। पहला, इफ इट इज required by any law or statute। if it is required by any law or statute मतलब सर कोई लॉ बोलता है, कोई कानून बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने को, तो आप कर दोगे। if it is required for compliance with an accounting standard। कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से हमें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है, तो हम कर देंगे। जैसे AS2 में लीफो मेथड अलाउड नहीं है और आप लीफो मेथड फॉलो कर रहे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, तो सर आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, आपको लीफो से शिफ्ट होके फीफो या वेटेड एवरेज पे जाना पड़ेगा। कर सकते हो सर। और लास्ट इज योर, इफ it is considered that change would result in more appropriate presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि सर अगर मैनेजमेंट को लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन और ज्यादा बेहतर हो सकती है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड। अब बात यह आती है कि सर चेंज के केस पे हमें डिस्क्लोजर क्या देना है। अगर हमने चेंज कर दी है तो हमें क्या अकाउंटिंग AS5 के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगे? लिखो जी, change in accounting policy। change in accounting policy। अगर ये चेंज मटीरियल है, if this change is material in the current period, if this change is material in the current period, तो क्या करेंगे सर हम? अगर चेंज मटेरियल है एंड अमाउंट इज एसर्टेनेबल, अगर चेंज मटेरियल है और अमाउंट भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर चेंज मटेरियल है और अमाउंट भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो यू नीड टू डिस्क्लोज द अमाउंट टू बी disclosed, amount to be disclosed।
जैसे आपने डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज किया, चेंज इन द मेथड किया, आपने डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज किया, स्ट्रेट लाइन से WDV पे गए, और चेंज मटेरियल है, चेंज का इंपैक्ट हैवी है, और आपको ये भी पता है कि सर चेंज की वजह से कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, भाई कितना अमाउंट मेरा डेप्रिसिएशन का बढ़ गया या कितना अमाउंट मेरा डेप्रिसिएशन का घट गया, तो वो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा एज पर AS 5। और अगर अमाउंट इज अनएसर्टेनेबल, कि सर अमाउंट मटेरियल तो है, मतलब सॉरी चेंज मटेरियल तो है, लेकिन सर अमाउंट नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे आप एग्जैक्टली अमाउंट नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो आपको फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड, फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको बस चेंज का फैक्ट डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद चेंज इज नॉट मटीरियल इन द करंट पीरियड, but ascertainable in later period। मतलब जो चेंज है वो आपका करंट पीरियड में तो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सर फ्यूचर पीरियड में जाके वो चेंज रेलेवेंट हो सकता है, तो आपको क्या बताना है सर, फैक्ट ऑफ सच चेंज इन a later period to be disclosed in current period। कि सर आपको करंट पीरियड में ये बताना पड़ेगा, करंट पीरियड में ये बताना पड़ेगा कि भाई कोई चेंज आ गया है जिसका इंपैक्ट इस साल तो नहीं है, लेकिन अगले वाले साल में या आने वाले सालों में आ सकता है, ये फैक्ट आपको बताना पड़ेगा। तो क्या देखा हमने, एक बार इसको समराइज करते हैं, एक बार इसको समराइज करते हैं। हमने देखा कि सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मटीरियल है करंट पीरियड में, इफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मटीरियल इन द करंट पीरियड, तो अगर तो अमाउंट असर्टेनेबल है तो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगर अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है तो आपको सिर्फ फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी को हमने चेंज किया है एंड दैट चेंज इज मटीरियल इन द करंट पीरियड। दूसरा, अगर आपका चेंज करंट पीरियड में मटीरियल नहीं है बट लेटर पीरियड में मटेरियल हो सकता है, तो उस केस में आपको करंट पीरियड में यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि देयर इज अ चेंज विच इज नॉट मटेरियल इन द करंट पीरियड बट इट कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अपकमिंग पीरियड्स। ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करके चलनी पड़ेगी एज पर AS 5। दिस इज योर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ जी, आगे लिखो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे 3 एरिया कवर हो गए, एक छोटा सा एरिया है वो इसी के साथ ही आ जाता है। जनरली क्या होता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ ही पढ़ा दिया जाता है, दैट इज योर, नोट करके लिख लेना, नोट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इट मीन्स change in circumstance, change in circumstance or condition on which estimate was based। कि सर जो जिस सर्कमस्टांस या जिस कंडीशन के ऊपर बेस होकर आपने एस्टिमेट बनाया था, वो सर्कमस्टांस या वो कंडीशन में कोई बदलाव आ गया, वो सर्कमस्टांस या कंडीशन में कोई बदलाव आ गया। एग्जांपल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कि सर प्रोविजन का रेट चेंज हो गया, प्रोविजन का रेट सर्कमस्टांस की वजह से होता है ना, भाई डेटर, इंडस्ट्री में डेटर पैसे ज्यादा मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे सर, प्रोविजन इंक्रीज कर दोगे, प्रोविजन का रेट बढ़ा दोगे। प्रोविजन फॉर एनी लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी का प्रोविजन बनाया आपने। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन बनाया। यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स, कि आपने फिक्स एसेट्स की लाइफ को चेंज किया। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स कि सर आपने स्क्रैप वैल्यू वगैरह को चेंज किया, तो यूजफुल लाइफ को चेंज करना, स्क्रैप वैल्यू को चेंज करना, प्रोविजन रेट बढ़ाना, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी बनाना, ये सब क्या है आपके चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल है सर, इफ चेंज if change is material, separate disclosure is required। कि सर अगर चेंज मटेरियल है तो सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और अगर चेंज इममटेरियल है, इफ चेंज इज इममटेरियल, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, अगर चेंज मटेरियल है तो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, इफ चेंज इज इममटेरियल देन नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। सर कई बार हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं कि मटेरियल है इममटेरियल है, हमें कैसे पता लगेगा कि चेंज मटेरियल है या इममटेरियल है? इसका एक क्राइटेरिया होता है। मटेरियल, कोई भी आइटम मटेरियल कब होती है? कोई भी आइटम मटेरियल तब होती है कि अगर उसकी मिस स्टेटमेंट की वजह से यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाए। अमाउंट से कभी मटेरियलिटी डिसाइड नहीं होती है। कई बार क्या होता है सर, छोटी सी आइटम भी मटेरियल है, कई बार बहुत बड़ी आइटम भी इममटेरियल है। तो वो कह रहा है कि मटेरियल आइटम तब होगी अगर उसके स्किप करने की वजह से या उसकी मिस स्टेटमेंट की वजह से किसी यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाता है। कई सारे यूजर हमने देखे, कई सारे यूजर हमने पढ़े हुए हैं। जैसे सर छोटी सी आइटम ऑफ इनकम है, इनकम छोटी सी आइटम है, वो इनकम आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिखाई नहीं। क्या उस इनकम छुपाने की वजह से या उस इनकम को मिसस्टेट करने की वजह से किसी यूजर का डिसीजन अफेक्ट होगा? छोटी सी आइटम है, यूजर का डिसीजन, यस सर, टैक्स डिपार्टमेंट का डिसीजन अफेक्ट होगा, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स लगाना है। अगर आपने इनकम नहीं दिखाई तो वो टैक्स कैसे लगाएगा? तो वो यही कहता है सर, अमाउंट के बेसिस पर मटेरियलिटी डिसाइड नहीं होती है, मटेरियलिटी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होती है कि सर कोई भी आइटम मटेरियल तब होगी कि उसकी मिस स्टेटमेंट की वजह से उसकी मिस स्टेटमेंट की वजह से किसी भी यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाता है। ये कौन डिसाइड करता है? ये जनरली ऑडिटर और मैनेजमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं। भाई पहले मैनेजमेंट डिसाइड करती है और ऑडिटर उसको ऑडिट करके अगर उसको लगता है कि सर कोई पॉइंट ठीक करवाना है तो वो ठीक करवा देता है। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जी AS5। डन है हमारा AS5। क्वेश्चंस करने हैं अब हम इसके। आओ जी, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़ना सर, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। फ्यूल सरचार्ज is billed by the state electricity board at provisional rates. Final bill for fuel surcharge of 5.30 lakhs for the period October 8 to September 15 has been received and paid in February 2016. However, the same was accounted in the year 2016-17. Comment on the treatment done in the said case. क्या कह रहा है वो कह रहा है सर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया था अक्टूबर 8 से लेकर सितंबर 15 तक का, जिस वजह से कंपनी के ऊपर एक एडिशनल लायबिलिटी आ गई थी। कितने की? 5.30 लाख की। और ये लायबिलिटी कंपनी को रिसीव हुई है फेब में, और फेब में ही कंपनी ने उसे पे करा है। जबकि रिलेट किसको करता है सर? अक्टूबर 8 से सितंबर 15 के पीरियड को रिलेट करता है। लेकिन फेब में कंपनी ने उसको रिसीव किया और पेमेंट कर दी, और फेब में ही रिसीव किया, पेमेंट करी, फेब 2016 में रिसीव किया, पेमेंट कर दी, और 16-17 के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में कंपनी ने उसे अकाउंट 4 कर दिया। अब बताओ क्या ये ठीक किया या नहीं? सब पेमेंट करी है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये 16-17 की है? क्या ये 16-17 की है? आंसर इज नो। सर ये तो प्रीवियस पीरियड की है। क्या प्रीवियस पीरियड की एरर और ओमिशन की वजह से है? यस सर, ओमिशन की वजह से है, क्योंकि थी तो पिछले पीरियड की, हम अकाउंट 4 कर रहे हैं इस पीरियड में, है तो पिछले पीरियड की, यानी कि कोई ओमिशन रह गई है, मिस हो गई है आइटम। तो क्या मैं इसे प्रायर पीरियड आइटम बोलूंगा? आंसर इज यस। इसे मैं क्या बोलूंगा? प्रायर पीरियड आइटम। मतलब करंट पीरियड में डिस्क्लोज तो करोगे, लेकिन ये प्रायर पीरियड आइटम है, सेपरेटली यू हैव टू डिस्क्लोज दिस
item so that its impact on the current year profit can be perceived. आंसर रीड करते हैं जी, पढ़ो. The final bill having been paid in Feb 16 should have been accounted for in the accounts of the year ended 31st March 16. However, it seems that as a result of the error or omission in the preparation of the financial statement of prior period, that is for the year ended 31st March 16, the material charge has arisen in the current period for the year ended 31st March 2017. However, it should be treated as prior period item in as per AS 5. As per AS 5, prior period item are normally included in the determination of net profit or loss for the current period. An alternative approach is to show such item in the statement of profit and loss account after determination of current year net profit or loss. In either case, the objective is to indicate the effect of such item on the current year profit or loss. वो कह रहा है दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप करंट ईयर प्रॉफिट लॉस निकालते समय प्रायर पीरियड आइटम को अलग से डिस्क्लोज कर दो, या फिर आप पहले करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस निकाल लो, फिर आप प्रायर पीरियड को एडजस्ट करके फाइनल प्रॉफिट और लॉस निकालो. दोनों तरीके हैं. मतलब सर दोनों तरीके क्या है ये? वो कह रहा है ये आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, ये आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, यहां पर आपने सेल्स वगैरह लिखी, यहां पर आपने अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखे, यहां पर आपने एक्सपेंसेस लिखे. तो कह रहा है या तो यहां पर दिखा दो प्रायर पीरियड एक्सपेंस और आपका प्रॉफिट निकाल दो, या फिर आप क्या करो कि सर ये प्रायर पीरियड एक्सपेंस को यहां ना दिखा के पहले प्रॉफिट निकाल दो करंट ईयर का, फिर लेस कर दो प्रायर पीरियड एक्सपेंस और ये फाइनल प्रॉफिट और लॉस निकाल दो. वो कह रहा है कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो. ठीक. It may be mentioned that it is an expense arising from the ordinary course of business, although abnormal amount or frequent in occurrence such an expense does not qualify for extraordinary item. For the better understanding, the fact that power bill is accounting for at the provisional rate billed by the state electricity board and final adjustment thereof is made when bill is finally may be mentioned as an accounting policy. ठीक है सर. Next point, next question. During 1617, a medium-sized manufacturing company wrote down its inventory to NRV by rupees 5 lakh. Is a separate disclosure necessary? याद करो सर, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में मैंने पॉइंट लिखवाया था पहले ही कि सर इन्वेंट्री की अगर आप वैल्यू को गिराते हो वो एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, लेकिन अगर उसका अमाउंट मटेरियल है, उसका नेचर और अमाउंट मटेरियल है, देन सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. ठीक है जी. तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल ऑर्डिनरी है. यही आंसर दे रखा होगा, पढ़ लेते हैं इसे. पढ़ो. Although the case under consideration does not relate to extraordinary item, but the nature and amount of such item may be relevant to the user of the financial statement in understanding the financial position or performance of the enterprise and in making the projection about the financial position and performance. AS5 states that when the item of income expense with the profit or loss from the ordinary item are of such a size, nature or incident that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature amount of such item should be disclosed separately. Circumstance which may give rise to the separate disclosure of the item of the income expenditure in accordance with AS5 include the written down of inventory to NRV as well as reversal of such written down. ठीक है सर. Next question. A company signed an agreement with the employees union on 1st September 16 for the revision of wages with the retrospective effect from 30th September 2015. This would cost the company an additional liability of 5 lakh per annum. Is a disclosure necessary for 2016-17? ठीक है. वो कह रहा है 1st September 19. ये एक टाइम पीरियड बना लेता हूं मैं. 15-16, 16-17. यहां पर 1st September 16 को तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ. कब? कि सर 30th सितंबर से हम वेजेस को एनहांस करेंगे और इस वजह से कंपनी को 5 लाख रुपए पर एनएम की एडिशनल लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी. 5 लाख रुपए पर एनएम की बात कर रहा है, लेकिन टाइम पीरियड कितना है सर? आधा साल तो ये और 1 साल पूरा ये, तो टाइम पीरियड कितना है सर? 1.5 साल है. तो एडिशनल लायबिलिटी कितनी आ गई? 7.5 लाख. अरे हाँ या ना? यस और नो? वो कह रहा है कि एडिशनल लायबिलिटी वेजेस की 5 लाख पर एनम है. पर एनम कब से कह रहा है? वो 30th सितंबर से. तो या तो ये कह लो कि सर 30th सितंबर से 30th सितंबर 16 तक
5 लाख रुपए, और उसके बाद 6 महीने की यानी कि 7.5 लाख रुपए की तो एडिशनल लायबिलिटी है। नॉर्मल वेजेस तो अलग है, ये एडिशनल लायबिलिटी है। अब वो कह रहा है कि क्या इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा, क्या ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, क्या ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है? आंसर इज नो। क्या ये कोई प्रायर पीरियड आइटम है? आंसर इज नो। सर कोई गलती नहीं थी, वो तो इस साल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना प्रायर पीरियड है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। लेकिन इसका इंपैक्ट मटेरियल होने की वजह से, इसका नेचर और इंपैक्ट मटेरियल होने की वजह से, इसका साइज मटेरियल होने की वजह से हमें इसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आंसर रीड करते हैं, पढ़ो। It is given that revision of wages took place on 1st September 16 with the retrospective effect from 30th September 15. Therefore, the wages payable for the half year 1st October 16 to 31st March 17 cannot be taken as error or omission in the preparation of the financial statement. ये 15 होना चाहिए, सॉरी, 1st October 15 to 31st March 17, इसको वो कह रहा है कि प्रायर पीरियड आइटम हम नहीं बोल सकते क्योंकि कोई गलती नहीं है। वो कह रहा है एडिशनल वेज लायबिलिटी दैट इज 750, 1.5 साल की होगी ना एडिशनल वेज लायबिलिटी, शुड बी इंक्लूडेड इन द करंट ईयर वेजेस। जो करंट ईयर वेजेस है उसी के साथ ही इंक्लूड करोगे। इट मे बी मेंशन दैट एडिशनल वेज इज एन एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, सच एक्सपेंस डज नॉट क्वालिफाई एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। However, as per AS5, the item of income or expense within the profit and loss from ordinary activities are of such size, nature or urgency that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period. The nature and amount of such item should be disclosed separately. ठीक है जी, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये आइटम अगर रेलिवेंट है, इसका साइज, नेचर, अमाउंट इतना रेलिवेंट है कि सर करंट ईयर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देगा या करंट ईयर के इंपैक्ट ऑफ द करंट ईयर के प्रॉफिट पे इंपैक्ट दे देगा, तो उसका आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपनी फाइंड्स दैट inventory sheet of 31st March 16 did not include 2 pages containing the detail worth rupees 14.5 लाख। ठीक है जी, वो कह रहे 31 मार्च 16 को हमने देखा कि इन्वेंट्री शीट में 14.5 लाख की इन्वेंट्री को हमने इंक्लूड नहीं किया। स्टेट हाउ विड यू डील विद द फॉलोइंग मैटर इन द अकाउंट्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड फॉर 31 मार्च 17। सर सिंपल, ये तो एरर है, गलती है, प्रायर पीरियड आइटम है। तो जब 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट बनाओगे तो आप इन्वेंट्री को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, लेकिन आप क्या बताओगे, दिस इज अ प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, तो ये आंसर पढ़ लेना है, तो नॉर्मल सा आंसर है, रीड कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट एज पर AS5। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ a formal retirement gratuity scheme by an employer in place of an ad hoc ex gratia payment to employees on retirement। देखो जी, ad hoc ex gratia मतलब क्या होता है कि सर लमसम बेसिस पे कंपनी क्या करती थी, अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ ग्रेचुटी पे कर दी थी। भाई ग्रेचुटी मतलब होता है जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो कंपनी उसे कुछ ग्रेटिट्यूअस गिफ्ट देती है। भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत पुराना एम्प्लॉय था अब वो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो सर एक अटैचमेंट हो जाता है, एक होता है ना, एक अटैचमेंट होता है, क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। तो जब वो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो सर मेरा मन भर सकता है, मेरा मन भर सकता है, क्योंकि वो पुराना एम्प्लॉय था। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक गिफ्ट के तौर पे, एक इनाम के तौर पे उसको एक लमसम पेमेंट कर देता हूं, दैट इज नोन एज ग्रेचुटी। तो अभी तक कंपनी क्या करी थी, एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट कर रही थी। एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट मतलब सर लमसम, भाई मैं इंप्लॉय टू इंप्लॉय पेमेंट कर रहा था, कोई मेरे ज्यादा क्लोज था उसको मैं ज्यादा पेमेंट कर दी, कोई मेरे कम क्लोज था उसको मैंने कम पेमेंट कर दी। तो मेरी मर्जी है, किसी को नहीं भी करी, ये मेरी मर्जी है सर, कंपनी की मर्जी है। लेकिन वो कह रहा है अब कंपनी ने एक फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बना ली। अब कंपनी एक फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बना ली कि सर कोई भी स्कीम बना ली कि सर परफॉर्मेंस बेस पे पेमेंट करेंगे या रैंक बेस पे पेमेंट करेंगे, जैसे भी करके कंपनी ने क्या करा, एक स्कीम बना ली। वो कह रहा है पहले एक्स ग्रेशिया हो रही थी, अब फॉर्मल स्कीम है। क्या ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? क्या ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नहीं सर, अरे पहले भी चल रही थी अब भी चल रही है, तो कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी ना है। पेमेंट तो पहले भी हो रही थी अब भी हो रही है, तरीका चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया, यानी कि एस्टिमेट चेंज हो गया। दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मतलब कंडीशन चेंज हो गई, सर्कमस्टांस चेंज हो गया, पॉलिसी तो वही रही ना। तो दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आई होप समझे होंगे आप। उसके बाद मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट डिसाइड टू पे पेंशन
to those employees who have retired after completing of 5 years of service in the organization। भाई मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जो एम्प्लॉय 5 साल पूरे करके जाएगा हम उसको पेंशन देंगे। द एम्प्लॉय विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ, 20,000 पर महीने की हम क्या देंगे, पेंशन देंगे। अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम ऑफ पेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहा है पहले कोई स्कीम नहीं थी, अब से हम पेंशन देनी शुरू करेंगे। तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? सर चेंज तो तब होता है ना जब पहले से पॉलिसी होती, यहां पर तो कोई पहले से पॉलिसी नहीं थी, ये तो नई पॉलिसी बनाई जा रही है, तो इट इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज का मतलब होता है कि सर पहली वाली पॉलिसी में बदलाव आ जाना, दैट इज चेंज। नई बना रहे हो तो नई कोई चेंज नहीं है, वो तो नई पॉलिसी बन गई ना आपके सामने। ठीक है, इसको रीड करते हैं आंसर को, थोड़ा लैंग्वेज देख लेना। अगला क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, वाला क्वेश्चन रीड करेंगे। As per AS5, net profit or loss for the period, prior period item and changes in accounting policy, the adoption of an accounting policy for events or transactions that differ in the substance from previously occurring events or transactions will not be considered as change in accounting policy. पढ़ो। Accordingly, introduction of formal retirement gratuity scheme by an employer in place of ad hoc ex gratia payment to the employees on retirement is not change in accounting policy. Second, similarly the adoption of new accounting policy for event of transaction which do not occur previously or that were immaterial will not be treated as a part of change in accounting policy। वो कह रहे नई पॉलिसी बना रहे हो ना, तो ये कोई चेंज थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 6, The accountant of Mobile Limited has sought your opinion with the relevant reason whether the following transaction will be treated as change in accounting policy or not। पढ़ो। पहला पॉइंट, provision for bad debts was created at 2% till 31st March 16 for the financial year. The rate of provision has been changed to 3%. Whether it is change in accounting policy? No sir, this is normal change in accounting estimate। ये पॉलिसी नहीं है, एस्टिमेट है। उसके बाद ड्यूरिंग द 31 मार्च 17 द मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ये हमने देख लिया क्वेश्चन, तो ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। उसके बाद till the previous year of the furniture was depreciated on straight line basis over a period of 5 years, from the current year the useful life is changed to 3 years। so life change हो गई है, this is not change in accounting policy, ये क्या है, change in accounting estimate। अगला, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज, ये भी हमने देख लिया सर, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो नई पॉलिसी बनाई जा रही है। और लास्ट इज ड्यूरिंग द 31 मार्च 17 देयर वाज चेंज इन द कॉस्ट फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। वो कह रहा है कॉस्ट फॉर्मूला में चेंज आ गया। इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करते हो? इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। और मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल कि सर कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या मेथड फॉलो कर रहे हो? फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, वेटेड एवरेज फॉलो करो, दिस टुगेदर ये पूरा सेट क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। अगर आपने मेथड चेंज कर दिया तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव आ रहा है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक, नेक्स्ट, Bela Limited has a vacant land measuring 20,000 square meter which it had no intention to use in the future। बट उसके पास एक लैंड वैंड पड़ा है 20,000 स्क्वायर मीटर का, उसको लगता है कि सर इसको यूज नहीं करना हमें फ्यूचर में। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द लैंड टू टाइड ओवर इट्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख बाय सेलिंग द सेड लैंड। ठीक है, वो कह रहा है कंपनी ने लैंड बेच दिया, अब भाई लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब पैसे की कम जरूरत थी या पैसे की कमी थी, लिक्विडिटी नहीं थी, तो इस वजह से लैंड को बेच दिया और 10 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, moreover there was fire in the factory and a part of unused factory shed valued at 8 lakh were destroyed। वो कह रहा है आग लगी फैक्ट्री में और 8 लाख का एक शेड था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो जल गया। कंपनी ने क्या करा, उस 10 लाख के प्रॉफिट से इस 8 लाख के लॉस को एडजस्ट किया और नेट में प्रॉफिट 2 लाख का दिखा दिया। क्या ट्रीटमेंट ठीक है? क्या ट्रीटमेंट ठीक है? पहले तो बताओ क्या दोनों आइटम ऑर्डिनरी नेचर की है, प्रायर पीरियड है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? अकाउंटिंग पॉलिसी का तो चक्कर नहीं है, तो सर ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, प्रायर पीरियड है। सब प्रायर पीरियड का कोई चक्कर नहीं है, कोई एरर और ओमिशन तो हुई नहीं। ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? सर लॉस बाय फायर, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या ये ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? सर ध्यान रखना, मैंने बताया भी था आपको पॉइंट, अगर आप एसेट को बेच रहे हो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो ये ऑर्डिनरी है। लेकिन सर अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेचा जा रहा, पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए बेचा जा रहा है या बेकार लैंड था इसलिए बेच दिया,
तो सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो दोनों ही केस में दोनों ही आइटम मेरी क्या है, यहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और इन दोनों को सेपरेटली मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वैकेंट लैंड वो अलग से बताना पड़ेगा, और लॉस बाय फायर ऑफ फैक्ट्री शेड ये भी आपको अलग से बताना पड़ेगा। मतलब 10 लाख का प्रॉफिट अलग शो करोगे, 8 लाख का लॉस अलग शो करोगे, आप सेट ऑफ करके इसको नहीं प्रेजेंट कर सकते। ठीक जी, तो पढ़ लेना इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR Limited is in the process of finalizing its account for the year ended 31st March 18. The company seeks for your advice on the following. Goods of 5 lakh were destroyed due to flood in September 2015. सितंबर 2015 में फ्लड आया, 5 लाख का स्टॉक का नुकसान हो गया। A claim was lodged with the insurance company, but no entry was passed in the books for the insurance claim. कंपनी के लिए हमने क्लेम अप्लाई किया, कंपनी से हमने क्लेम अप्लाई किया, लेकिन हमने कोई एंट्री इसकी नहीं डाली। In March 18, the claim was passed and the company received payment of 3,50,000 against the claim. Explain the treatment of such receipt in the final accounts for the year ending 31 March 18. वो कह रहा मार्च 18 में क्लेम पास हो गया और कंपनी को 3.5 लाख रुपए मिल गए। अब मुझे बताओ, क्या मार्च 18 में मैं क्लेम की इनकम बुक करूं, या जब मैंने अप्लाई किया था तब मुझे बुक करनी चाहिए? बताओ जी, कब बुक करनी चाहिए? सर जब अप्लाई किया था तब बुक करनी चाहिए। अब मार्च 18 में क्लेम मिल रहा है और आप इनकम बुक कर रहे हो, क्या ये ठीक है? सर बुक तो करनी पड़ेगी, लेकिन दिस इज अ प्रायर पीरियड आइटम, क्योंकि सर पुरानी गलती थी, पहले नहीं बुक करी, वो एरर थी, उस एरर की वजह से आपको करंट ईयर में बुक करनी पड़ी है, तो दैट इज योर प्रायर पीरियड आइटम। ठीक, आगे देखो, कंपनी क्रिएटेड a provision for bad and doubtful debts at 2.5% on debtor in preparing the financial statement for 17-18. Subsequently, on a review of the credit period allowed and financial capacity of the customers, the company decided to increase the provision of 8% on debtors. ठीक है जी, कंपनी ने क्या करा, प्रोविजन बढ़ा दिया। The accounts were not approved by the board of directors till the date of decision. While applying the relevant accounting standard, can this revision be considered as extraordinary item or prior period item? देखो, क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है या प्रायर पीरियड आइटम है? सर दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और ना तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना प्रायर पीरियड है। आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर तो मटेरियल इंपैक्ट दे रहा है तो सेपरेटली डिस्क्लोज करो, अदरवाइज इसका कोई सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आपका ये आ जाएगा। ठीक है जी, रीड कर लेना इसका आंसर भी, और अगला आंसर भी सेम हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 ये इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 यही वाला केस है, यही सेम केस है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसको भी रीड आप कर लेना। ठीक है जी, चलो फिर, तो ये हमारा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 जो हमने आज कंप्लीट किया। कह सकते हैं सर क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है, ठीक ठाक सा इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी में तो नहीं, मैं इसको बी कैटेगरी में रख दूंगा स्टैंडर्ड को, लेकिन सर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑडिट के पेपर के लिए भी स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज करके चलिएगा। छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज्यादा टाइम नहीं लगाता, तो प्लीज डू इट केयरफुली। ठीक है जी, चलो फिर बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।